तो आसाराम की मुश्किलें लगातार बढ़ती ही जा रही हैं घटने की बजाय, और अब एक उनके पूर्व सेवादार ने ऐसे संगीन आरोप लगाए हैं जो यकीन मानिए बहुत ही घिनौने इल्जामों की फहरिस्त में है। यह कहा गया है आचार्य भोलानंद की तरफ से, जो कि हमारे साथ मौजूद भी हैं, कि आसाराम को हर रोज 6-7 लड़कियां चाहिए। आसाराम नाबालिग लड़कियां पसंद करते थे, कुटिया में लड़कियों के साथ एकांतवास करते थे। इस एकांतवास का फिर क्या मतलब था आचार्य भोलानंद? देखो जी, एकांतवास में क्या होता है, ये एकांतवास जंगल में ज्यादा करते हैं। इनके अधिकतर आश्रम जंगल में बना रखे इन्होंने, ताकि वहां कोई आए जावे नहीं। और पहले से ही वो जो इनका ग्रुप बना है 25-30 लड़कियों बहनों माताओं का, लड़की सेट करके भेजने का। तो महाराज वहाँ पे जाएंगे, जहाँ इनका एकांत आश्रम पहले भेज दी जाती है, पहले सेटिंग करके वो लड़कियों भेजी जाती है। नहीं, लेकिन वो तो एक संत है, उनका दावा है कि संत है। कौन ये काम करता था फिर ये? लेकिन आप संत किसको कह रहे हैं, मेरी समझ में नहीं आ रहा। नहीं, हम नहीं कह रहे हैं, वो खुद को कहते हैं स्वयंभू संत। शास्त्रों के आधार पे मुझे कहेंगे, मैं संत किसको मानता हूँ, शास्त्र के अनुसार सिलेबस के आधार पे संत बोलेंगे तो मैं मानूंगा। संत की परिभाषा पे हम बाद में बात करेंगे। मैं आपसे ये समझना चाह रहा हूँ कि कैसे आखिर ये सब कुछ होता था, कैसे उन तक लड़कियां पहुंचाई जाती थी, कौन लोग उसमें शामिल थे? उसमें लोग क्या है, आज देश में सिस्टम बना हुआ है, गुरु को लोग भगवान मानते हैं। गुरु को लोग भगवान माने के कारण वो बस वही है कि वो नकली धर्म गुरु उस भगवान की आड़ में सब कर्म कर लेता है और समाज की आंखों में धूल झोंकता रहता सदा के लिए। फिर भी समाज सुधरे, क्योंकि समाज ने मोहर लगा दी उसको। जो उसने वाड़ा बनाया, उस वाड़े में जितने भी लोग घुसेड़ रखे हैं, उस वाड़े वालों ने उसने क्या कर दिया, सबने मोहर लगा, गुरु जी हमारे भगवान है। इंदिरा तिवारी जी, आप आसाराम की समर्थक जरूर हैं, लेकिन उसके पहले एक महिला भी हैं। इतने घिनौने इल्जाम लगे हैं, इस तरह के आरोप लगे हैं, इसके बावजूद क्या आपको लगता है कि आसाराम का समर्थन करना चाहिए? आप जिस तरह से मुझे टारगेट करके कि मैं महिला हूं, तो देश की अदालतों में बहुत सारी महिला जजेस भी हैं। तो इस तरह से तो महिलाएं जो जजेस कोर्ट में अपने केसेस लेके गलत सही जाते हैं, ये सब जज से क्यों तुलना कर रही हैं? प्लीज मैं, आप चूंकि मुझे टारगेट कर रहे हैं ना, आप इस तरह टारगेट कर रहे हैं कि जितनी महिलाएं हैं वो गलत सही देखना छोड़ दें और सिर्फ जो आप कहें वो माने। ऐसा नहीं होता है ना। मेरे कहने का मतलब ये था कि एक महिला होने के नाते कम से कम एक अलग नजरिया तो आपका होगा अगर महिलाओं पे अत्याचार हुआ है। नहीं, एक महिला होने के नाते ये भी नहीं होगा कि यदि गलत है कोई, बिना जांच पड़ताल के। और पहली बात कि ये मैं कोर्ट नहीं हूँ, मैं न्यायाधीश नहीं हूँ, मैं अदालत नहीं हूँ। आप भी कोर्ट नहीं है, आप भी न्यायाधीश नहीं है, आप भी अदालत नहीं है। लेकिन आप क्लीन चिट कैसे दे रहे हैं? नहीं, मैं क्लीन चिट को नहीं दे रही। शुरू से कह रहे हैं कि आसाराम ने गलत नहीं किया है। नहीं, मुझे लगता है कि ये उनके खिलाफ एक दुष्प्रचार है और वो दुष्प्रचार के मैं जब बोल रही हूँ तो उसमें ना हस्तक्षेप किया जाए, क्योंकि जब कोई दूसरा बोलता है मैं बीच में नहीं बोलती हूँ। इतना शिष्टाचार होना चाहिए। नहीं बोलिए। नहीं, जो बात ये है कि अगर ये हुआ है, अगर अदालत ये तय करती है, क्योंकि ये मामला सब जुडाइस है, अदालत इसको पाती है कि ऐसा हुआ है, तो वो ऑलरेडी जेल में है आप लोगों की कृपा से, और वो उसका उनको दंड मिलेगा। इस मामले में क्या कहना है? पे जो आरोप लगाए गए? नहीं, आरोप सेवादार ने आरोप लगाए जो आसाराम के साथ। सेवादार कहता है कि 9 साल तक था और उसने ये कांड अपनी आंखों से 3 बार देखा। मुझे ताज्जुब होता है उसके पौरुष पे और उसकी कायरता पे कि उसने तुरंत 100 नंबर तो हर जगह उपलब्ध है, पूरे देश पर्यंत ये उपलब्ध है। मतलब आप उस सेवादार पर सवाल खड़े कर सकती हैं, लेकिन इतने आरोप यहाँ पे 2 सवाल मीडिया इतनी सक्रिय है, दो मुही बात नहीं कर सकते। दो मुही बात इसलिए नहीं कर सकते कि एक तरफ हम कहते हैं कि ये जितने भी लांछन लग रहे हैं ये तमाम लांछन निराधार हैं, दूसरी तरफ हम क्लीन चिट भी दे रहे हैं, तीसरी तरफ एक शख्स का रवैया है जो बार बार सबके सामने आया है। जब दिल्ली गैंगरेप केस हुआ तो आसाराम ने एक स्टेटमेंट दिया, इन्होंने वहां पर लड़की को दोषी साबित किया, उससे इनकी मानसिकता का प्रदर्शन होता है। दूसरी बात, हम बार बार इस चीज को उठा करके ला रहे हैं कि इस स्टूडियो को कोर्ट कचहरी नहीं बनाना चाहिए, मगर वहीं पर हम इतनी बुरी तरह से उतारू हो जाएं कि हम एक ऐसे शख्स को डिफेंड करें जिस शख्स के खिलाफ बाजाब्ता लोग खड़े होकर जो कहे कि हमने अपनी आंखों से ये जुर्म होते देखा है, उनको बिल्कुल ही हम लोग पुश डाउन कर दें, वो लाजमी नहीं। हमारे साथ आचार्य भोलानंद भी बने हुए हैं। एक सेकंड, मेरे पर इन्होंने प्रश्न उठाया। पहले तो मेरे ख्याल से वकील साहिबा यहाँ पर
कानूनी पक्ष रखने के लिए यहाँ पर हैं। जी और मैं कानूनी पक्ष रखने के लिए नहीं हूँ, मैं एक सामाजिक नजरिया रखने के लिए काफी स्वतंत्र हूँ अपनी बात को जोर तरीके से आगे रखने के लिए। पूरी तरह से दूसरी तरफ मगर मैं सिर्फ उस दोगुली भाषा के ऊपर सवाल खड़ा करती हूँ कि जहाँ आप मीडिया को लांछन लगाती हैं, आप कहते हैं तमाम लोग जो उनको डिफेंड कर रहे हैं उन सबके लिए मीडिया एक सॉफ्ट टारगेट बन गया। और आप मीडिया की पक्षधर क्यों हैं? मुझे बात खत्म कर लेने दीजिए, मुझे बात खत्म कर लेने दीजिए। एक के बाद आप बार बार कहते हैं कि मीडिया रिस्पॉन्सिबल है, मीडिया ने ये इल्जाम लगाया, मीडिया ने वो इल्जाम लगाया। तो आपके पास ऐसा कौन सा आधार है जिसको आप कोर्ट के बाहर बेस बना करके उनको क्लीन चिट दे रहे हैं? मैं उन तमाम लोगों से ये सवाल पूछना चाहती हूँ। कम से कम मीडिया उन लोगों को जानता है, मीडिया उन लोगों के ऊपर डिपेंड होकर दलील देता है या उन लोगों को कवर करता है जिनके साथ या तो ये खुद आप बीती हुई है या जिन लोगों ने इस चीज को खुद होते हुए देखा है, जो कि विटनेस रहे हैं। और क्या मीडिया मैटर को मीडिया को टेकअप करना चाहिए। यदि सब्जुडाइज मैटर को जो समाज में जुड़ा हुआ हो, वो सारी मैटर जो सोशल फैब्रिक को टच करता हो, उस मैटर को मीडिया नहीं उठाएगी। कोई सजा या फारिग करने का अधिकार दे दिया जाए। यदि आप ये गलत है, बिल्कुल गलत है। आप बिल्कुल क्लीन चिट दे रहे हैं। आप ये कह रहे हैं कि एक बंदे के ऊपर आधार जो भी अपराध लगाए गए हैं वो निराधार है। दृष्टि उनको निराधार बताने के लिए आपका क्या आधार है? ये एक सामाजिक मुद्दा है, ये सामाजिक, क्योंकि लोगों की आस्थाएं जुड़ी हैं। आप नहीं कह सकते कि ये मुद्दा सिर्फ सब्जुडाइज है, लीगल टेक्निकलिटीज में घुमा करके आप इसे बता दें कि नहीं, इसके ऊपर कोई बहस नहीं होनी चाहिए। हजारों लाखों करोड़ों लोगों की आस्थाएं आसाराम के साथ जुड़ी हैं, जिनके साथ वो बेबाक खिलवाड़ करता आया है और एक के बाद एक उनके ऊपर इल्जाम लगते हैं और एक के बाद एक लोग उनको बिना किसी आधार के उनको डिफेंड किया गया। कम से कम जो अपराध उन पर लगे हैं, कम से कम जो हम लेकर आए हैं आचार्य भोलानंद हमारे साथ है। आचार्य भोलानंद आसाराम के सहयोगी रहे हैं। क्यों नहीं आपने कहा ना कि हम लोगों को लेकर नहीं आते। आचार्य भोलानंद उनके साथ रहे हैं। आचार्य भोलानंद इंदिरा जी कह रही है कि इंदिरा जी कह रही है कि आप उनके साथ नहीं रहे। मेरी सुनो, आप अभी ध्यान से बोलिए। मैं आपको अपना दिल फाड़ के दिखा नहीं सकता। जो मैं आपको प्रत्यक्ष कह रहा हूँ मैं उसको प्रमाण देने को तैयार हूँ। मेरे प्रमाण में कहीं भी गलती मिले तो मैं कह रहा हूँ मेरी जुबान काट देना आप लोग। मैंने अपनी आंखों से हजारों बहनों माताओं के साथ अस्मत के साथ खिलवाड़ होते देखा है। महाराज आप आसाराम ही नहीं, और भी जो आसार अंदर रह रहे हैं, अरे उन पे दया नहीं आती, थोड़ी शर्म नहीं आती आपको? एक देश की नारी हो, बहन हो, बेटी हो, आपको थोड़ा बहुत 18 साल तक अपनी आंखों से कुछ देखा, आप बीती बता रहा है। दूसरी तरफ ऐसे लोग हैं जिन्होंने आज तक आसाराम को कभी भी रूबरू देखा भी नहीं और वो लोग उसको डिफेंड करते हैं। मैं पूछना चाहती हूँ किस आधार को देख के संत बोल रही हो? किस आधार की बात है? नहीं, आधार तो न्यायालय तय करेगा ना, आधार तो न्यायालय तय करेगा और न्यायालय को तय करने दीजिए। देता हूँ ना भाई, ये वही न्यायालय है जो जिसने अभी 3 तारीख को इतना बड़ा फैसला सुनाया है किसी नेता के विषय में। ये वही न्यायालय जिसने जयंत सरस्वती को बरी किया, वही न्यायालय जिसने नित्यानंद स्वामी नित्यानंद को बरी किया, ये वही न्यायालय को बरी किया। पुरजोर ढंग से कहा है कि इस शख्स को बेल बिल्कुल नहीं मिलनी चाहिए, ये शख्स बेल के लायक नहीं है। ये वही न्यायालय है। नहीं, अगर आप 1 अक्टूबर की जजमेंट सुने, नहीं, न्यायालय ने ये नहीं कहा है क्योंकि मेरे पास ऑर्डर आप ले आए तो उसको पढ़ा जा सकता है। न्यायालय ने क्या कहा कि अभी किसी के पास भी उसके तथ्य नहीं है।
आसाराम खुद को डिफेंड नहीं कर सकते तो वो इल्जाम लगा देते हैं कि लड़की की उम्र जो है, लड़की बालिग है, लड़की नाबालिग नहीं है। तो इसका मतलब ये कि जो भी कुछ कर्म उसके साथ किया गया वो उसकी रजामंदी से, क्योंकि जब भी हम उम्र का सवाल खड़ा करते हैं ऐसे अपराधों में, वहां पर जाहिर सी बात है ये एक तरफ से जिसे हम कहते हैं टू रीड इन बिटवीन द लाइंस, इस चीज को मान लेना चाहिए कि वो कुछ हुआ जिसके ऊपर आपके ऊपर इल्जाम लगाया गया है, तभी आप ये उम्र का तर्क लेकर आ रहे हैं। सबसे बड़ी बात। अच्छा आचार्य भोलानंद, आपको मैं समझना चाहूंगा, न्यायालय सेवादार ने जो आरोप लगाए क्या उस तरह की हकीकत आपने भी देखी आश्रम में? अजी कोई सेवादार ने गलत नहीं लगाया साहब, जो साथ में रहेगा वो कोई बेवकूफ झूठ बोलेगा क्या? हमने उसको गुरु और भगवान मान के उसकी सेवा पूजा किया 14 साल तक। मैं मूर्ख हूं, मैंने सारी जवानी बिताई उसके साथ में, और वो सारे जो कर्म गुरु कहता था मैं करता था। अब ये वाली बीच में बोल के बात काटते हैं। अरे आपने गुरु के बारे में समझा ही क्या है? वो एक डाकू एक नंबर का, उसने खाली एक गुरु का और भगवान का लेबल लगा रखा है, और अपने उसने इतना बड़ा वाड़ा बना लिया है। उस वाड़े में हम घुस गए, हमको भी लग रहा है जितने अधिक संख्या में लोग घुसे, हम भी उसमें घुस गए, तो विश्वास हो गया। आप जरा सच्चाई को बिना जाने और मुंह से बक रहे हैं, बकवास कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ, आपको प्रमाण दे रहा हूँ, मेरे जैसे हजारों बहनों माता बच्चियां हैं देश की जिनके साथ एक काम हुआ है। 25-30 आश्रम में जिनके उनको स्तन कैंसर है, जिनका आश्रम में इलाज चल रहा, बाहर चुपचाप इलाज कराते हैं आसाराम बापू। इंदिरा जी, कोई आसाराम बापू ने खाली नहीं नोचा, इनके समर्पित साधकों ने खूब नोचा उनको। उन बहनों बच्ची माताओं थोड़ी बहुत शर्म तो कीजिए। अरे उन बहन बच्चों को बचाइए आप लोग, आप बचाने काम करना चाहिए, आप उनको और गर्त में डाल रही हैं। क्यों नहीं बचा रही हैं? हाथ जोड़ के प्रार्थना है, तो सोचिए अगर इस तरह के आरोप लग रहे हैं। उनके लिए हर जगह देश में पुलिस व्यवस्था है, हर जगह लॉ एंड ऑर्डर है, और जो ये और आप आसाराम के लिए नहीं, ये आप मतलब आप कैसे इस तरह से बोल रहे हैं? या तो आप बोल लें या मुझे बोलने दें। आपके इतने आरोप अगर लगाए गए हैं तो आप एक बार भी उस तरफ सोचना नहीं चाह रही, सीधे कह रही कि उनके लिए पुलिस है, और आसाराम से आप कह रही कि ना मेरी मुलाकात है, ना मैं उन्हें जानती हूँ व्यक्तिगत तौर पर, और आप उन्हें क्लीन चिट दे रही हैं। आप मुझे बोलने देंगे? बोलिए। नहीं, आप चाहते हैं कि जो आप कहें या जो आप लोग यहाँ पर सेटिंग करके बिठाए हैं वो बोले, ऐसा नहीं होता है। इस चीज को मैं करूंगी, ये बहुत गलत और निजी किस्म का वक्तव्य है जो यहाँ पे एक जिम्मेदार शख्स जारी कर रही है, और बहुत नहीं, और इस तरह के वक्तव्य का मैं भी विरोध करूंगी जो यहाँ पर सबके ऊपर आरोप लगाए चली जा रही हैं बिना मैं किसी पर कोई किसी भी प्रकार की टिप्पणी नहीं करती। ये मेरा वक्तव्य नहीं है कि एक महिला कहती है कि मैं उस शख्स से नहीं मिली हूँ, नहीं तो ये आपका अधिकार नहीं है। आप कहते हैं कि मुझे ईश्वर ने आप दिया है, कान दिया है, आप जानती हैं आप मानहानि कर रही हैं। क्या आप इतना बड़ा लांछन लगा करके आप मानहानि कर रही हैं? किसका? आप कह रही हैं कि आप यहाँ पर सेटिंग करके आपने लोगों को बिठाया गया है। नहीं, ये बेहद गलत और बहुत ही ज्यादा गैर जिम्मेदार बयान है। ये आपको लगता है बहुत ही गैर जिम्मेदार बयान है। आपने ये आप अपनी बात को पुरजोर तरीके से आगे रखिए, तथ्यों के ऊपर तथ्यों के ऊपर रखा जा रहा है। गैर जिम्मेदार बयान देने की किसी ने आपको कोई इजाजत नहीं दी। तथ्यों के ऊपर आपको लिबर्टी है, आपको संविधान लिबर्टी दे रहा है, फ्रीडम ऑफ स्पीच दे रहा है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन दे रहा है, मगर लांछन लगाने का आपको किसी भी किस्म की कोई भी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, आप भी लांछन सिर्फ हमने लांछन नहीं लगाया, हमने इतनी बात की है कि जो लोग आसाराम बापू को डिफेंड कर रहे हैं वो किस आधार पर उनको आधार पर कह रहे हैं कि वो निराधार आरोपों में फंसाए जा रहे हैं। दूसरी तरफ जब आप परेशान हो जाते हैं, जब सीधी सादी भाषा में जवाब नहीं दे पाते, तब आप ये कहते हैं कि आपने लोगों को सेटिंग कर सकते, ये तो बहुत ही शर्मनाक, बहुत गैर जिम्मेदाराना बयान है, बहुत जिम्मेदाराना बयान आपका है। आपने ये देखा ही नहीं कि जो यदि कोई संत 17,000 बाल संस्कार गृह विमेन एम्पावरमेंट करता है तो उसको तो आप टारगेट करते हैं, लेकिन जो कार्य सरकारों का होना चाहिए था उसकी आप प्रशंसा नहीं करते हैं। बजाय पीड़िता के साथ हमदर्दी जताने के बजाय किसी ऐसी महिला के साथ जो गलत जिसके साथ हुआ हो उसके साथ हमदर्दी जताने की बजाय पीड़िता के साथ वो भी बिना किसी आधार के, यदि किसी आधार है तो ये तो बहुत ही आश्चर्यजनक बात है, बहुत ही आश्चर्यजनक की संवेदना है यदि उसके साथ ऐसी दुर्घटना हुई है। और ये विषय सब जुड़ाई से मैं बार बार कह रही हूँ, जब तक न्यायालय का निर्णय नहीं आता उस स्वामी सत्येंद्र नाथ हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। अपमान है स्वामी सत्येंद्र नाथ, क्षमता एक मिनट करना है। आप जो चाहेंगी वही बात हर कोई बोले, ये मुमकिन नहीं है। आपने अपनी बात रख दी। स्वामी सत्येंद्र नाथ जी, आपसे मैं समझना चाहूंगा, बिल्कुल जिस तरह के आरोप लगे हैं आसाराम पर, क्यों नहीं
आसाराम को और उनके समर्थकों को यह चाहिए था कि इस पूरे मामले में वो न्यूट्रल रहते हुए कहे कि पूरी जांच हो जाए, अगर वो खुद को संत मानते हैं तो। जी जी, उनके तमाम जो समर्थक है उनके पक्ष में खड़े हो जा रहे हैं और उस पीड़ित लड़की का कोई पक्ष समझने को तैयार नहीं है। आनंद जी, मैंने बराबर कहा कि न्यायालय को निर्णय देने दीजिए, यही तो मैं कह रही हूं। सुन लीजिए, इस संबंध में मेरा स्पष्ट मानना पहले दिन से ये रहा है कि आसाराम जी को और उनके जो आसपास के लोग हैं उन्हें बहुत शुद्धता से और पवित्रता से अपने पक्ष को सामने मजबूती से रखना चाहिए, लेकिन वो कहीं भी अब जब हम उन्हें देख रहे हैं वो अपने आप को मजबूती से प्रस्तुत करने में नाकामयाब रह रहे हैं। और देखिए, ये एक बहुत ही ऐसी चीज है जिसके कारण हमारा विश्वास कहीं डावाडोल होता है। मुझे ये लगता है कि उनकी या तो अगर उनमें वो सत्यता है तो उतनी ही मजबूती और त्वरित परिणाम के साथ उनको सामने आना चाहिए। अन्यथा देखिए, जनता हर एक चीज को भली भांति समझती है, अच्छा क्या है, बुरा क्या है, पर्दे के पीछे क्या हो रहा है या आगे क्या हो रहा है, छुपता किसी से कुछ नहीं है। और अगर हम कुछ गंदा काम करेंगे, बुरा करेंगे तो एक दिन हमारा भांडा जरूर फूटेगा।